दिन से लगातार चर्चा में थी और बहुत से लोग रोजाना इस बात को लेकर के चैलेंज करते थे कि हमने अपना अलग झंडा खड़ा कर लिया, हमने अपनी अलग पार्टी बना ली, और इस किस्म के आरोप लगाते थे कि अभय सिंह चौटाला जो है इनको इसलिए स्पीकर को चिट्ठी लिख करके डिस्क्वालीफाई के लिए या पार्टी से निकालने के लिए इसलिए पीछे हटते हैं कि कहीं इनकी एलओपी की जो फैसिलिटी है वो खत्म ना हो जाए। मैंने तो हमेशा एक सोच रखी कि जो हमारे सिंबल पर चुन करके आए हुए विधायक हैं वो इलाके की बात को विधानसभा में कैसे की, इसके लिए इन लोगों को नोटिस देने की बजाय, क्योंकि एमएलए जो चुन करके आता है उसकी एक जिम्मेवारी होती है, वो उस जिम्मेवारी को निभाए। मैंने बारी बारी कहा था कि अगर आप लोगों ने अलग पार्टी बना ली, अलग पार्टी में आप शामिल हो गए, तो फिर आपको स्पीकर को स्वयं लिख करके दे देना चाहिए। लेकिन उनकी जबान भी, उनकी गतिविधियां भी आगे बढ़ती रही। इसलिए हमने फैसला किया है कि जो 4 लोग अपने आप को जजपा के समर्थित कहते हैं, जो कहते हैं कि हम जजपा में शामिल हैं, आज ही हमने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और स्पीकर से मांग करी है कि पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले इन 4 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। जहां इन 4 को डिस्क्वालीफाई के लिए लिखा है, वहीं रणबीर सिंह गंगवा जो हमारी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, उसके लिए भी चिट्ठी लिखी है कि इसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाए। कोई भी एमएलए या कोई मेंबर पार्लियामेंट किसी भी पार्टी के चिन्ह से जीत करके आता है और अगर वो उस पार्टी के खिलाफ किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेता है तो फिर 100% 2 बड़े फैसले मैं आपको बता देता हूं। एक फैसला हुआ था शरद यादव का। शरद यादव राज्यसभा के मेंबर चुन करके आए थे नीतीश जी की पार्टी से, और उन्होंने जब उस पार्टी के खिलाफ अखबारों में जाकर के बोलना शुरू किया, उन्होंने पार्टी की जो गतिविधियां थी उनके खिलाफ प्रचार शुरू किया, तो उनकी पार्टी की तरफ से उस वक्त जो राज्यसभा को हेड करते थे, ये आपके वेंकैया नायडू, उनको पार्टी की तरफ से लिख करके दिया गया कि इनके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए, इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई करने का काम किया। इसी तरीके से 2002 से 2005 तक जब हमारी गवर्नमेंट थी तो 7 इंडिपेंडेंट एमएलए थे, जिन 7 ने जाकर के ये कहा था कि हमने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था, शाबाश, देख लो चंडीगढ़ में ना माइक चल जाए, मेरा काम तो बात तो दूसरे भाइयों को है। तो उसमें भी हमने उस वक्त जो 7 मेंबर थे जिन्होंने कांग्रेस में आस्था व्यक्त करी थी, जिन्होंने सोनिया गांधी के घर जाकर के अपनी आस्था व्यक्त करने का काम किया, उस पे उस वक्त के स्पीकर ने एक्शन लिया था और उन 7 को डिस्क्वालीफाई किया था। और सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग इसके अगेंस्ट गए कि हमें जो डिस्क्वालीफाई किया गया है वो गलत किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर के फैसले पे मोहर लगाई कि जो फैसला स्पीकर ने किया वो बिल्कुल ठीक है। और इन लोगों ने तो हमारी पार्टी के गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करी है, जहां हम इन 5 को डिस्क्वालीफाई के लिए स्पीकर को लिख करके आज भेजा है, वहीं कल लोकसभा के स्पीकर को भी हम लिख करके भेजेंगे कि दुष्यंत जो है ऐनक के निशान पे जीत करके आया था
और जो सारा दिन जेजेपी की सभाओं में जाकर के भाषण देता है, हम उसको भी डिस्क्वालीफाई करें, इसके लिए कल लिख करके भेजेंगे। ये तो मेरी कुर्सी की गाड़ी की बात कर रहे थे, मैं तो इस विधानसभा में फिर आऊंगा, मुझे तो कोई इनमें से रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस किसी ने हमारी पार्टी के साथ गद्दारी करी, जिस किसी ने हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, उसने दोबारा विधानसभा और लोकसभा का दरवाजा नहीं देखा। उस लोकसभा के मेंबर का दरवाजा भी आज से बंद हो जाएगा और इन पंचों को स्पीकर का फैसला आने के बाद विधानसभा का दरवाजा बंद हो जाएगा। ये दोबारा लोकसभा और विधानसभा में नहीं जा सकेंगे, चाहे कोई और दूसरा कहीं से चुनकर आ जाए, लेकिन इनका दाव कभी नहीं लगेगा। जो पार्टी से गद्दारी करते हैं उन लोगों को 100% हरियाणा प्रदेश की जनता चुनाव के अंदर सबक सिखाती है। जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि जिस पार्टी ने इनको बड़ा मान सम्मान देकर के विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाया, अगर वो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा तो जनता उसको माफ नहीं करेगी। मैंने भी स्वयं स्पीकर को एक और चिट्ठी लिखी है मेरी तरफ से कि जैसे आप इन पंचों को डिस्क्वालीफाई करो, मेरा रिजाइन भी आप साथ के साथ मंजूर कर लेना। मैंने भी अपना रिजाइन लिख करके स्पीकर को भेज दिया है। एलओपी से और एमएलए से ढड़ा दूंगा। तुम क्या सोचो मैं इनके साथ शहीद हो जाऊंगा? ये तो उंगली कटा के शहीद होने वाले हैं सारे के सारे हैं। इनको तो असल में तो उस दिन इनकी तसल्ली बैठेगी जिस दिन लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। किसी को सवाल? हाँ तो सर, ये आइडेंटिटी में जो भी आप पढ़ रहे होंगे, रोज पढ़ी होते हैं कि भगदड़ मच रही है, बराड़ा साहब बोल देते हैं भगदड़ मच रही है, लाइन लगी हुई है, छोड़ के जा रहे हैं। मुझे बराड़ा की एक बात पे बराड़ा ने एक स्टेटमेंट दी कि हमने चिट्ठी आई आईएनएलडी की तरफ से, उसको कूड़ेदान में डाल दिया है, फाड़ कर। स्टेट का प्रेसिडेंट है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दिवालिया पिट गया। कैसे अनुभवहीन लोगों को प्रधान बना रखा। पहले बराड़ा ये दिखाए कि चिट्ठी उसको दी किसने। हमने, चौटाला साहब ने, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने, एज ए अपोजिशन लीडर के नाते मैंने, या पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने किसी भी राजनीतिक दल को कोई चिट्ठी ऐसी नहीं लिखी जिसके ऊपर कोई इस तरह की टिप्पणी कर सके। बराड़ा को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बराड़ा नहीं माफी मांगेगा तो 100% हम उसको लीगली एग्जामिन करवाएंगे। हमारी पार्टी पे कोई इस तरह के लाछन लगाए, हम उसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम उसके लीगल ओपिनियन लेकर के इसको लीगल नोटिस भी देंगे और 100% हम इसके खिलाफ डेफामेशन का केस भी करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है, बराड़ा की भी पांख निकल रही है। जिस बराड़ा ने इस प्रदेश में, इस प्रदेश को पूरे देश में इस बात के लिए बदनाम करा दिया कि अपने बेटे को बचाने के लिए उसने सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से दिन रात एक कर दिया था। बराड़ा का बैम भी निकल जाएगा, चिंता मत करो।
इसमें असलियत क्या थी कि एक वीडियो जो चल रहा था झज्जर की रैली में कि आपके बेटे ने कहा कि चौटाला साहब ने चिट्ठी पढ़ के चौटाला साहब की जो चिट्ठी है, आप उस चिट्ठी को अब भी पढ़ सकते हो। उस चिट्ठी को निकाल के दिखाओ इनको। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ एक जगह पे भी कि कोई हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समझौता होने जा रहा है। ये सब बनावटी बातें हैं, फजूल की चीज है। उस चिट्ठी में, वो चिट्ठी तो कोई हमने बीजेपी को थोड़ी लिखी थी, वो चिट्ठी चौटाला साहब ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए लिख करके भेजी थी। हम अपने कार्यकर्ता को क्या चिट्ठी लिखते हैं, हम अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश देते हैं, हम अपने पदाधिकारी की क्या जिम्मेवारी लगाते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करने वाला बराड़ा कौन होता है? उसको यह अधिकार किसने दे दिया कि वो हमारी लिखी हुई चिट्ठी के ऊपर अपनी तरफ से कोई इस किस्म का बयान दे? तो उसमें ये हरा और गठबंधन की जो बात है, कोई बात नहीं। आप एक चीज बताओ, आपने मेरी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन भी कहीं ये सुना हो कि हमारा और बीजेपी का कहीं कोई गठबंधन होने जा रहा है? मैंने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि सोशल मीडिया पे लगातार बहुत दिन से इस किस्म की चर्चाएं हैं। जैसे आप देख रहे हो वैसे मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मैंने और पार्टी के किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने, पदाधिकारी ने कहीं खड़े होकर के नहीं कहा कि हमारी कोई गठबंधन की किसी से बातचीत चल रही है। मैंने ये कहा कि अगर कोई गठबंधन की बातचीत किसी के साथ हमारी होगी तो हम सबसे पहले मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताएंगे। हमने बीएसपी के साथ गठबंधन किया। आप में से किसी एक भी साथी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमारा गठबंधन हो गया। हमने 18 अप्रैल को आप सबको बुला करके आपके सामने अनाउंस किया कि हमारा गठबंधन हुआ। अगर कल किसी भी राजनीतिक दल के साथ हमारी कोई बातचीत होगी, गठबंधन होगा, हम आपके माध्यम से 100% प्रदेश की जनता को इससे वाकफ करेंगे। और राजनाथ सिंह की कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। ये भी सरासर झूठ है। ना नीतीश कुमार और बादल साहब कहीं हमारे मीडिएटर बने, ना हमें किसी राजनीतिक दल के साथ बातचीत करने के लिए मीडिएटर की जरूरत। हम देश के हर पार्टी के राजनेता के साथ हमारे सामाजिक ताल्लुकात हैं। हमें बातचीत करने में किसी से कोई हेजिटेशन नहीं, किसी को हमारे साथ बातचीत करने में भी हेजिटेशन नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है कि आईएनएलडी को कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि बेबस हो गई है, लाचार हो गई पार्टी और बार बार छोटे ये सोशल मीडिया जो है ना, ये हमें जितना लाचार दिखाने की कोशिश करेगा। कुछ कंजर हैं जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं, और 100% जितना इस किस्म का प्रचार होगा हमारा कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये जो स्पीकर साहब से आपकी मुलाकात हुई, मिलकर की चिट्ठी? मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मैंने स्पीकर महोदय को लिख करके भेजा है। आज उनके जो सेक्रेटरी है हमने उसको हैंड ओवर किया, उससे हमने वो ले लिया, रिसीट उससे ले लिया है। और हमारी पार्टी के, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है, मुझे तो दोबारा फुर्सत मिले ना मिले, अशोक जी को फुर्सत मिले ना मिले, सबने अपनी जिम्मेवारी पे काम करना है। लेकिन हमारे ऑफिस के अंदर डालिया जी हैं, एमएस मलिक साहब है, आरएस चौधरी साहब हैं और सैनी साहब हैं। ये सब लोग जो है स्पीकर से समय लेकर के जाकर के मिलेंगे और स्पीकर के सामने सारे जितने अब तक के फैसले हैं इस तरह के, जो 2 फैसले हैं, इनको भी उनके सामने खड़े होकर के बताएंगे। हम अपना एक एडवोकेट भी उनके पास भेजेंगे साथ, जो लीगल उनको सारी जानकारी इस बात के लिए दे सके। और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पे जल्दी से जल्दी फैसला दो ताकि सारी 705 खत्म हो जाए। सर, ये चिट्ठी के साथ कोई सबूत, फोटो या कुछ उनके क्लिपिंग्स? सबूत तो आप लोगों ने इतने जुटा दिए, जरूरत ही नहीं है। आप लोगों ने भी भेजे सर कुछ दिए? हाँ बिल्कुल सही। आप जैसे साथियों ने जो सुनाया है टेलीविजन में, जो अखबारों में लिखा है, वो सारी चीज साथ लिखी है। उसमें एक चीज और कर सकता हूँ, मैं आपको अखबार वाइज बता देता हूँ किस किस के अखबार लगाए, ताकि आप कहना कि सबसे पहले खबर हमने चलाई। क्योंकि तुम्हारा भी तो ये झगड़ा है आजकल ना, एक्स पुलिस खबर हमारी थी, उसको लेकर के फैसले आए।
जिस तरह से ये रणवीर सिंह गंगवा गए हैं, उस तरह से आप कह रहे हैं जाकिर हुसैन जा रहे हैं, शेर सिंह रावत जा रहे हैं, ऐसी कोई सूचना आपके पास होगी, मेरे पास तो नहीं है। और एक चीज मान करके चलो, चौधरी देवीलाल के साथ सन 1977 में 76 MLA थे, 9 बचे थे हमारी पार्टी में, सारे भाग गए थे, लेकिन वो भी दोबारा नहीं आए कोई। उनका भी इतिहास उठा करके देख लो। उसके बाद 87 के अंदर भी इस तरह की भगदड़ मची थी, और उस वक्त भी, उससे पहले 82 में जो भाग के गए थे, उस वक्त भी हमारे अपने सिंबल पे 36 जीत करके आए थे, 9 बचे थे। और उसके बाद फिर हमारी सरकार बनी, फिर हम सत्ता में आए 87, और 87 में इस तरह की भगदड़ बची, 2000 में फिर सरकार बनाई। हमें इन चीजों की कोई चिंता नहीं है। हम तो लोगों के बीच में रह करके लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये लालच जिन लोगों को है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन छोड़ करके भागेंगे तो जरूर, लेकिन दोबारा मान के चलो विधानसभा में नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जेजेपी, कांग्रेस और सारे इकट्ठे हो जाओ, तुम भी उनके साथ लोकसभा की जो तैयारी है, मैं उनकी थोड़ी जानकारी चाहता था। लोकसभा को उम्मीदवार कब तक सर? आईएनएलडी की जो तैयारी है उसके बारे में थोड़ा। हाँ, ये मैं आपको उम्मीदवार कब? लोकसभा अभी बता देता हूँ। हमने अपने पार्टी के प्रधान के अध्यक्ष जी के जिम्मे ये काम लगाया था कि आप इन लोगों को 6 मेंबर उसके साथ वोट लगाए थे, उनको कहा था कि आप जाओ और जाकर के कौन कौन प्रत्याशी, कौन कौन लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उनको मिलो, मिलकर के उनसे एप्लीकेशंस लो। 27 तारीख को हमने अपनी मीटिंग रखी है पीएससी की, और पीएससी की मीटिंग के अंदर दिल्ली में जो संभावित उम्मीदवार होंगे हमारे, जितने लोगों ने अप्लाई किया, हम उन सब की सूचना प्रेस को देंगे कि ये लोग हमारे यहाँ से टिकट के इच्छुक हैं। लेकिन उसके बाद हम चौटाला साहब से मिलकर के इस बात का फैसला करेंगे कि किस साथी को लोकसभा का प्रत्याशी बना करके चुनाव मैदान में उतारा जाए। ये हम कब तक कर लेंगे? अप्रैल की पहली सप्ताह तक। 27 तारीख को तो हम ये संभावित आपको बता देंगे, और उसके बाद जल्दी जैसे नॉमिनेशन का समय नजदीक आएगा, उस वक्त हम 100% नाम जो है आपको बता देंगे कि ये लोग। आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जोरों पे है, तो आपके पास भी होगा इस बात इंपोर्ट तो आप नहीं करते। हमने इंपोर्टेड माल नहीं रखा कभी, एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट की मशीन है। अब पीछे था ना, हरियाणा में 10 ही है, और 10 की 10 पे लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे पंजाब में, हम अपनी स्टेट में लड़ेंगे, स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट में नहीं लड़ेंगे। अकाली दल के साथ रहेगा सर गठबंधन? ये तो लोकसभा के लिए कोई बनेगा? ये बनेगा तो मैं आपको बताया तो था कि आपको 100% सूचित करें। नहीं, आपने अभी तो आपके संबंध पूछे थे ना, आपने एक बार कहा था कि SYL को लेकर जो है राजनीतिक कर दिया था। हमारे पानी मंडवा हो गए के आपको चाय पकौड़े तैयार है, आ जाओ सबको चाय पकौड़ा खिलाता हूँ।